फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है ईबी रामास्वामी पेरियार और आधुनिक भारत। कायदे से कल प्रोग्राम होना था, लेकिन मैं कुछ ऐसे कामों में फंस गया कि मैं इसे कर नहीं पाया। उसका एक बड़ा कारण ये था कि थकान बहुत हो रही थी पढ़ते पढ़ते, लेकिन करना था। जब मैं नवजागरण की पूरी सीरीज कर रहा था तो पेरियार मेरे नजरिए में थे, लेकिन उस समय मैं कर नहीं पाया। लेकिन इधर मैं हो सकता है कि इस पर कुछ डिटेल्स में बातचीत करूं। ये पहला एपिसोड है। आमतौर पर जब बातचीत होती है पेरियार के बारे में, तो पेरियार के दो ही रूपों के बारे में बातचीत ज्यादा होती है। एक तो ये कि वो जाति प्रथा के खिलाफ थे, और दूसरा एक उन्होंने हिंदी का विरोध किया था। अपने अपने तरीके से जो उनके अनुयायी हैं वो इन दोनों ही पक्षों को खूब उठाते हैं। अच्छा, उन्हें उठाने का हक भी है, वो अनुयायी हैं उनके। मेरे जैसे लोग जो पेरियार के विचारों से प्रभावित हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका नजरिया एकदम उन तमाम लोगों से अलग है जो कि पेरियार को सिर्फ दलितों के नेता के तौर पर देखते हैं। मैंने जितना पेरियार को पढ़ा है और पेरियार पर जिन लोगों ने लिखा है उसको पढ़ा है, उसके आधार पर मैं एक बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पेरियार के बारे में अगर बातचीत होनी है तो इस आधार पर बातचीत होनी चाहिए कि तमिल नेशनलिटी को अभिव्यक्त करने में और तमिल नेशनलिटी की पहचान को सुव्यवस्थित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी ये बहुत बड़ी भूमिका नहीं है कि उन्होंने दलित के लिए क्या किया, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। जब आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई तो उस समय विभिन्न राज्यों में, उसमें बंगाल भी था, उसमें महाराष्ट्र भी था और उसमें तमिलनाडु भी था। तो उस समय ये बात बड़े पैमाने पर सामने आई कि राष्ट्र राज्य के संदर्भ में, अब आप देखेंगे कि अगर पेरियार का सब कुछ अवेलेबल है लिखा हुआ, तो बहुत सारे विचार पेरियार के एग्जैक्टली वही हैं जो कि उस जमाने के नवजागरण के पुरोधाओं के थे, राजा राममोहन राय के थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के थे। वे वैसे ही विचार जो है वो ज्योतिबा फुले के थे। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उन्हें सिर्फ दलित नेता के तौर पर, दलित उद्धारक के तौर पर देखना, उन्हें और उनके दायरे को संकुचित करना होगा। मेरी दृष्टि में जब आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा निर्मित हो रही थी तो उसमें तमिल नेशनलिटी के क्वेश्चन को, तमिल जातीयता के प्रश्न को केंद्र में लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और उन्हें तमिल जातीयता के उन्नायक के तौर पर देखा जाना चाहिए, जैसे कि बंगला जातीयता के उन्नायक के तौर पर राजा राममोहन राय को देखा जाता है। ये जितना दलित विमर्श है, ये दलित विमर्श नेशनलिटी के संदर्भ में पेरियार की चर्चा ही नहीं करता। पेरियार की सारी चिंताएं इस बात पर हैं कि जो आधुनिक तमिल है या सवर्ण तमिल है और जो आदिम तमिल है, यानी तमिलों में भी अगले पिछड़े दोनों हैं, इन दोनों को मिलाके तमिल नेशनलिटी के तौर पर देखा जाए। और ये तमिल नेशनलिटी की धारणा को उन्होंने अपने तरीके से, वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअल की तरह देखते भी नहीं थे चीजों को, वो एक समाज सुधारक थे। तो जाहिर है कि समाज सुधारक का एजेंडा उनका प्रमुख एजेंडा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रत्येक समाज सुधारक के एजेंडे में नेशनलिटी का प्रश्न केंद्रीय प्रश्न है।
और नेशनलिटी का प्रश्न आज भी केंद्रीय प्रश्न है। तो जब भी पेरियार के बारे में बात की जाए तो मेरा मानना यह है कि उन्हें जातीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, नेशनलिटी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, न कि जाति प्रथा के उन्मूलक के तौर पर सिर्फ देखा जाना चाहिए। जाति प्रथा का उन्मूलन उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। तमिलों की अलग से पहचान बने, तमिलों को अलग से पहचाना जाए। तमिल पुराने हिंदुस्तान के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, इस बात को जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया, जिसे कि कालांतर में अनेक लोगों ने माना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो कि पेरियार ने की, जो कि वहां आप सब लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में ही सबसे पहले जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी आलवार संतों के जरिए। तो दक्षिण में जो आलवार संतों के जरिए जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आलवार संतों के द्वारा जो भक्ति आंदोलन तैयार किया गया, उस भक्ति आंदोलन के टारगेट पर ब्राह्मण नहीं थे। तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों की कोई आलोचना नहीं मिलती। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों की तीखी आलोचना मिलती है। तो पेरियार का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने जो ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मण जाति का जो वर्चस्व है तमिल में, उसको वे केंद्र में लेकर आए, जो कि भक्ति आंदोलन नहीं कर पाया था। हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर भारत में तो कम से कम यह काम भक्ति आंदोलन के कवियों ने किया था और ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद की आलोचना को वे केंद्र में लाए थे। एक अन्य चीज बहुत ही मजेदार चीज है ये कि सब लोग जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, और वो अच्छे ढंग से इंटरनेट पर अवेलेबल है। पेरियार का जन्म एक वैष्णव हिंदू मान्यता वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता व्यापारी थे और उनके परिवार में हिंदू संस्कारों का सख्त अनुशासन था, रिचुअल्स का सख्त अनुशासन था, और वे इस रिचुअल्स के अनुशासन को देखते थे, कभी कभी एंजॉय भी करते थे, और उनके यहाँ लगातार जो संत वगैरह आते रहते थे, उनके उपदेश चलते रहते थे, उनके साथ में वो वाद विवाद भी करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे मुश्किल चीज है और जो समझने की चीज है, पेरियार एक अच्छे खाते पीते समर्थ समृद्ध परिवार में पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य एकदम अलग चुना। पेरियार जो है वो सीधे वो पिछड़े दलित गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनका पिता बहुत अच्छा व्यापारी थे। तो पेरियार के पास में एक अच्छी आर्थिक स्थिति थी। उनके पिता की साथ थी ईरोड में। उनका नाम था पूरा, पेरियार का बड़ा मजेदार नाम है पूरा, जैसा कि साउथ की परंपरा है। उनका नाम था पूरा पेरियार इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। 17 सितंबर 1879 को उनका जन्म हुआ और 24 दिसंबर 1973 को उनकी मृत्यु हुई। और इस पूरे पीरियड में, यह पीरियड अनेक मामलों में अंतर्विरोधों से भरा हुआ है उनका। और उसका जो सबसे जो रोचक पक्ष जो मुझे लगा वो ये कि ये व्यक्ति आजकल होड़ चल रही है ना, आजकल होड़ चल रही है मुख्यमंत्री बनने की और मंत्री बनने की। आप कल्पना कीजिए, पेरियार को 2 बार मुख्यमंत्री का, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया, उन्होंने 2 बार उस ऑफर को ठुकरा दिया। एक बार 1940 में और दूसरी बार 1942 में, और दोनों बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया। अब आप सोचिए कि पेरियार को श्रद्धांजलि कौन लोग देंगे? क्या वे लोग पेरियार को श्रद्धांजलि देंगे जो मंत्री पद की होड़ में लगे हुए और मुख्यमंत्री पद की होड़ में लगे हुए, सारे उसूलों को ताक पर रख के?
पेरियार ने अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर किया था समाज सुधार। राजनीति सेकेंडरी थी उनके लिए। जो लोग ये समझते हो कि पेरियार के लिए राजनीति प्रमुख थी, वे गलतफहमी के शिकार हैं। पेरियार के लिए समाज सुधार सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और पेरियार की जो पहचान है, पेरियार का जो विश्व दृष्टिकोण है, वो एक समाज सुधार का विश्व दृष्टिकोण है। इसलिए पेरियार के लिखे में उन चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, उन्हें कायदे से समझा जाना चाहिए, जो समाज सुधार से रिलेटेड उनकी बातें हैं। हमारे जो बहुत सारे जो पाठक हैं, दलित आलोचक हैं, लेखक हैं, वे गलती करते हैं। वे गलती क्या करते हैं कि वे पेरियार और अंबेडकर दोनों के साथ ये गलती करते हैं। अंबेडकर ने भी बहुत सारी साहित्यिक कृतियों के बारे में लिखा है और पेरियार ने भी बहुत सारी साहित्यिक कृतियों के बारे में लिखा है, लेकिन ये बेसिकली साहित्यकार नहीं और साहित्य के आलोचक नहीं है। इनका मूल कंसर्न का एरिया है समाज सुधार और उससे जुड़े हुए मसले। तो जो इनके साहित्य संबंधी जो कृतियों के बारे में जो इनकी राय है, वो राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हो यह रहा है कि तमाम किस्म की जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, तमाम किस्म के आचार विचार में, डिस्कशन में जो चीज आती हैं, वो ये कि इनके नजरिए से प्रभावित होकर लोग अब साहित्य को भी देखने लगे और ये एक तरह से पेरियार पर या अंबेडकर पर अतिरिक्त बोझ डालना हुआ। अंबेडकर बुनियादी तौर पर अर्थशास्त्री थे और राजनीति उनके लिए प्राथमिक थी। तो हमारे यहां ये चीज लोगों, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक चीजें होती हैं, उसमें देखना होगा उस प्रमुख चीज कौन सी है और गौण चीज कौन सी है। पेरियार के यहां प्रमुख चीज है समाज सुधार और समाज सुधार संबंधी प्रश्नों पर उनका नजरिया, और यह बहुत मूल्यवान चीज है और इसी को कायदे से समझने की और प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। मैंने एक बात कही थी, फेसबुक पर भी लिखी थी, वो ये कि ये जो पूरा का पूरा जो पेरियार का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को क्या आप सिर्फ जाति के आंदोलन पर देख सकते हैं? नहीं। पेरियार उन लोगों में से जो इनिशियल फेज में, पेरियार जिस समय पैदा हुए और जिस समय काम कर रहे थे, उस समय जान लीजिए आप कि तमिलनाडु में कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो चुका था। तमिल जाति में पूंजीपति वर्ग का उदय हो चुका था। बिना पूंजीपति वर्ग के उदय के तमिल में नवजागरण और तमिल में पेरियार संभव नहीं था। जिस तरह से बंगाल में बंगाली जाति में कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो चुका था और उसी समय नवजागरण पैदा हुआ और नवजागरण के साथ साथ राजा राममोहन राय और दूसरे लोग आए। हिंदी में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी में कैपिटलिस्ट क्लास था ही नहीं 19वीं शताब्दी में। तो कैपिटलिस्ट क्लास के उदय के साथ पेरियार के दृष्टिकोण को रख के देखा जाना चाहिए। तमिल जाति में 19वीं शताब्दी में सक्षम पूंजीपति वर्ग था। जिन लोगों की ज्यादा रुचि है इस 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्र को जानने में, वे लोग सब्यसाची भट्टाचार्य की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। अमीय बागची ने भी उस दौर को लेकर अच्छा काम किया, उसे भी देख सकते हैं। लेकिन जो चीज समझने की है वो ये कि पेरियार का जो नजरिया है जातिवाद विरोधी, वो नजरिया यकायक पैदा नहीं हुआ। वो किसी खाम ख्याली में पैदा नहीं हुआ, बल्कि आधुनिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास, जिसे हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, उस कैपिटलिस्ट क्लास का फॉर्मेशन तमिल में हो चुका था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पूरे के पूरे तमिल की कल्चर, और जब जिस नेशनलिटी में कैपिटलिस्ट क्लास पैदा होगा तो उस कैपिटलिस्ट क्लास अपनी एक आइडेंटिटी भी बनाएगा, वो अपनी नेशनलिटी की आइडेंटिटी भी बनाएगा। तो
तमिल नेशनलिटी की आइडेंटिटी के प्रश्न सबसे पहले उभरकर इसलिए आए क्योंकि वहां क्लास भी पैदा हो चुका था। जैसा कि उनके जीवन वृत्तांत से पता चलता है कि वे अपने घर से, जो कि एक वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित परिवार था, उस घर से वे 25 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल दिए और निकल के वो बनारस आए। और बनारस का जो उनका अनुभव था वो बहुत ही खराब था। हम सब लोग जानते हैं कि आज भी बनारस, मथुरा, इलाहाबाद, ये तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं, शहर हैं, ये आज भी सनातनियों के, अनुदारवादी हिंदुओं के सबसे बड़े केंद्र हैं, अनुदारवादी विचारधारा के सबसे बड़े केंद्र। पेरियार जिस समय काशी आए तो उस समय उनको भयानक असुविधा का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी असुविधा क्या थी? अनटचेबिलिटी। चूंकि वो तमिल से आए हैं तो वे अछूत हैं। यहां तक कि जो भीख मिलती थी, वो भीख भी उनको भीख मांगने से नहीं मिली, क्योंकि ब्राह्मणों में ये परंपरा है कि भीख भी सवर्ण को ही दी जाएगी। वे किसी नीच जाति के व्यक्ति को भीख नहीं देते थे। तो कई दिन तक उन्हें भूखों रहना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, और इस यातना ने उनको बहुत दूर तक प्रभावित किया। अगर मुझसे पूछें तो अगर वो बनारस ना आए होते तो वो रिवेल न बनते। उनके अंदर प्रतिवाद की क्षमता का विकास इरोड में रहते हुए ही हो चुका था, लेकिन काशी यात्रा ने उसमें एक लंबी छलांग दी और उनको लगा कि ये तो ब्राह्मणवाद जो है वो एक बहुत भयानक चीज है, और ब्राह्मणों का वर्चस्व तो और भी भयानक चीज है। यानी एकदम ठोस रूप में उन्होंने ब्राह्मणवाद को फील किया। कई दिन तक बिना खाए पिए तकलीफ में वो बनारस में पड़े रहे। उसके बाद लौट के गए, कलकत्ता गए, फिर हैदराबाद गए। उनके पिता उन्हें इस बीच में खोजते रहे। बाद में पिता के जब वो हाथ लगे तो पिता उन्हें वहला फुसला के अपने घर ले गए। उनके जरिए पिता ने उनको एक व्यवसाय पर फिर लगा दिया, उनके लिए दुकान खोल दी, अच्छी दुकान खोल दी। और उस दुकान का नाम रखा उन्होंने ईवी रामास्वामी नायकर मंडी। पेरियार ने इस दुकान को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला और बिजनेस का विस्तार किया, लेकिन अपने समाज सुधार के लक्ष्य को छोड़ा नहीं। उन्होंने व्यापार में बड़ा नाम कमाया और चारों तरफ उनकी बड़ी शोहरत थी, उनके पिता की भी इज्जत थी। लेकिन जब वो आ गए तो उन चारों तरफ उनको लोगों ने बहुत प्रेज किया। और 1911 में उनके पिता की मृत्यु होती है, और पिता की मृत्यु के पहले से ही वो इतने पॉपुलर हो चुके थे कि अब हर संस्थान उनको अपना चेयरमैन बनाना चाहता था। इरोड और आसपास के इलाके के तकरीबन 29 संस्थान थे जिनके वो चेयरमैन थे, पब्लिक संस्थान थे। उनकी क्रेडिबिलिटी ये थी कि वे जिस काम को करते थे बहुत तल्लीनता से करते थे, अच्छे से करते थे, बहुत संगठित भाव से करते थे। और वे सबसे पहले जिला देवस्थानम कमेटी के चेयरमैन बने और 12 वर्ष तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। 1907 से लेकर 1919 तक वे इरोड नगर पालिका के चेयरमैन रहे। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 29 सार्वजनिक संस्थान थे जिनके वे चेयरमैन थे। और ये अपने आप में उनकी क्रेडिबिलिटी को बताता है कि वे समाज में किस तरह का रसूख रखते थे, लोग किस सम्मान की नजर से उनको देखते थे। हर व्यक्ति चाहता था कि वे उनकी जिम्मेदारी संभालें, हर संस्था चाहती थी कि उसकी जिम्मेदारी संभालें। यहां तक कि एक जमाने में, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, कि 1940 और 42 में 2 बार उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया और उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग आंदोलन शुरू किया जिसे हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन के मूवमेंट के नाम से जानते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन। और यह आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने 1925 में शुरू किया। 1925 में शुरू करने के पहले, ये आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करने के पहले 1919 में उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप ली और 1925 तक कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस के महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पर वे रहे। यहां तक कि तमिलनाडु के वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक बने। उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर यह प्रस्ताव उनके स्टेट कॉन्फ्रेंस में पास हो जाए कि दलितों के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन दिया जाए। ये कांग्रेस में ब्राह्मण लॉबी बहुत पावरफुल थी उस समय। ब्राह्मण लॉबी ने उनके प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया और यही वह वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद में उन्होंने ये आत्मसम्मान आंदोलन से के नाम से अपना एक संगठन खड़ा किया। और उन दिनों तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का वर्चस्व था और उसका शासन भी था, तो उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की और उनके काम में हेल्प भी की और जस्टिस पार्टी ने उनकी अनेक मांगे कंसीडर भी की। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन गठित करने के पहले उन्होंने कांग्रेस में भरपूर कोशिश की कि कांग्रेस इस रिजर्वेशन के, यानी ये जो रिजर्वेशन का जो मसला है, ये रिजर्वेशन का मसला सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर किसी ने बनाया, कांग्रेस के अंदर लड़ाई लड़ी, तो उनमें टॉप पर हैं पेरियार। अब आप सोचिए, वो तमिलनाडु के कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाते उन्होंने प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव कॉन्फ्रेंस में फेल हो गया, ब्राह्मणों ने पास नहीं होने दिया। कांग्रेस में ब्राह्मणों का इस तरह का वर्चस्व था। तो जो आप एक और चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, 1905 में, मतलब इससे एटीट्यूड का पता चलता है कि लोगों के एटीट्यूड क्या है। पेरियार को श्रद्धांजलि अभी सब लोग दे रहे हैं, कोरोना के समय कोई दिखाई नहीं दिया, महामारी थी कोई दिखाई नहीं दिया। कोरोना के समय कोई नहीं नजर नहीं आया, लेकिन 1905 की घटना का मैं जिक्र जानबूझ के करना चाहता हूं। 1905 में इरोड में प्लेग फैला और सैकड़ों लोग मर गए। अनेक जो समर्थ और समृद्ध लोग थे, व्यापारी लोग थे, वे शहर छोड़कर चले गए, लेकिन पेरियार ने इरोड शहर नहीं छोड़ा। और ये जो इरोड शहर उन्होंने नहीं छोड़ा, वो खाली घर में नहीं रहे इरोड शहर के लिए प्लेग के समय, बल्कि उन्होंने जो प्लेग से लोग मरे थे उनकी लाशों को अपने कंधे पर ढोकर उनके अंतिम संस्कार कराए। यहां तक उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं जाते थे, वो अकेले जाते थे। परिवार के लोग अलग रहते थे, जैसे आजकल कोरोना में हुआ ना कि अलग रहेंगे, देखेंगे नहीं। नहीं, प्लेग में जिसमें जान भी जा सकती थी, पेरियार ने ये रिस्क ली 1905 में। और ये जो अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, आप उठा के देखिए तो कौन ऐसा नेता है जो कि इस प्लेग संक्रामक महामारी में, कोरोना की में, जो कि लगातार लाशों को ढो रहा हो। एक नेता का नाम बताइए, पूरे हिंदुस्तान में एक नेता नहीं है कोई। मुसीबत क्या है कि हमारे यहां सारे के सारे लोग श्रद्धांजलि देना तो जानते हैं, लेकिन विचारों से ग्रहण नहीं करते, विचारों से प्रभावित नहीं होते। 1905 के इरोड के प्लेग की घटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, जिसने कि उनको एक तरह जिसे कहें कि आंच में तपा के सोना बना दिया। एक अन्य व्यक्ति थे जिनसे कि वो बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनके दृष्टिकोणों के बनाने में मदद की थी। तमिल के बहुत बड़े विद्वान हैं वे, C.I. थास।
तमिल में सीआई थास ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है जाति प्रथा के खिलाफ। तो सीआई थास के पुस्तकों से, उनके संपर्क से पेरियार के जातिवाद विरोधी दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। पेरियार कोई ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन पेरियार के अंदर जो गुण था वो ये था कि वे सीखना चाहते थे, कोई नई चीज आए तो उसे पढ़ना चाहते थे, आत्मसात करते थे। तो ये सीआई थास, जो कि तमिल साहित्य के और जाति प्रथा के सबसे गंभीर अध्येता माने जाते हैं, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सीआई थास को अंग्रेजी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, पाली भी आती थी। और सीआई थास से उन्होंने दो चीजें ली, एक तो रैशनलिज्म लिया और एक बौद्ध धर्म और उसके विचार लिए। ये दो चीजें उन्होंने सीआई थास से सीखी। हमारे यहां होता क्या है कि अब पेरियार पर बात हो रही है, लेकिन पेरियार के उस प्रेरक पर बात नहीं हो रही है जिसने कि पेरियार को तैयार किया। कार्ल मार्क्स पर बात करते हैं लोग, लेकिन कार्ल मार्क्स के शिक्षकों पर बात नहीं करते। अरे कोई तो होगा जिसने कार्ल मार्क्स को पढ़ाया होगा, कोई तो होगा जिसने कि राजा राममोहन राय को पढ़ाया होगा, कोई तो होगा जिसने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ाया होगा। वो गुरु कौन है? पेरियार के जो दृष्टिकोण के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी वह थे सीआई थास, और उनके दृष्टिकोण ने उनको जाति प्रथा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। अब आप यहां से देखिए, एक व्यक्ति फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेता है, एक व्यक्ति जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन करता है, एक व्यक्ति कांग्रेस में हिस्सा लेता है, फिर कांग्रेस से निकल भी जाता है, वह गांधी से भी मुठभेड़ करते हैं। वे काशी के पंडितों से भी मुठभेड़ करते हैं, और काशी के पंडितों से मुठभेड़ के कारण ही उनके अंदर जो चेतना, ब्राह्मणवाद विरोधी चेतना एकदम बिजली ज्वाला की तरह पैदा हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो काशी ना आए होते तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में इतनी नफरत उनके मन में पैदा नहीं होती। लिखा है उन्होंने कि कहने के लिए काशी जो है धार्मिक शहर था, लेकिन वहां सबसे ज्यादा अनैतिकता छाई हुई थी। खूब वेश्यावृत्ति थी, ठगाई खूब थी, लूटमार खूब थी, भिक्षावृत्ति खूब थी, जनता में बुद्धिहीनता छाई हुई थी। काशी के पंडितों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व, और उसके नीचे क्या चीज है? हिंदी में फ्रेज भी है, आप लोग जानते हैं, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। हिंदू संस्कृत के विद्वानों के वर्चस्व के नीचे अनैतिकता का एक तरह से पूरा तूफान चल रहा था। और उसमें जब वो काशी पहुंचते हैं तो काशी का जो उनका अनुभव है वो ये कि उन्हें किसी ने खाना तक नहीं दिया, क्योंकि वो तमिल थे। तमिल अनटचेबल होते हैं। वो भीख मांगते रहे, कई दिन तक भूखे रहे, लेकिन उनको खाना नहीं मिला। वो अंत में भूखे प्यासे कई दिन रहने के बाद काशी से निकल आए। और काशी ने दूसरा काम जो किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो परिवार में लौटाए। वो एक तरह से सन्यासी होने के लिए निकले थे 25 साल की उम्र में, लेकिन काशी के अनुभव ने उनको यह सिखाया कि नहीं, परिवार में लौटो और समाज को बदलो। एक अन्य चीज है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि एक जमाना था कि ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में एक जगह है इरोड। और इस इरोड में जो द्रविड़ लोग थे वे अछूत समझे जाते थे और उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
सबसे पहले उन्होंने कोशिश ये की पेरियार ने कि कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव रखा कि मंदिर प्रवेश की अनुमति दी जाए, इसके समर्थन में कांग्रेस प्रस्ताव पास करे, लेकिन कांग्रेस ने वो प्रस्ताव पास ब्राह्मणों ने होने नहीं दिया। पेरियार को गुस्सा आया, उन्होंने उस समय मनुस्मृति, रामायण और दूसरी जो हिंदुओं में जो मान्यता प्राप्त कृतियां हैं उनके चलाने की घोषणा की। और उन्होंने ये बात भी कही कि ये जो कृतियां हैं, ये कृतियां एक तरह से ब्राह्मण जाति के धार्मिक जो है वो हथियार हैं। ये द्रविड़ों के दमन, उत्पीड़न और अंधविश्वास के औजार हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो जस्टिस पार्टी ने कर दिया। उस समय जस्टिस पार्टी का शासन था और जस्टिस पार्टी की सरकार ने मद्रास विधानसभा में हिंदू रिलीजियस इन डेवलपमेंट बोर्ड नाम से एक संस्था का गठन किया और इसके बाद तमिलनाडु में हमेशा के लिए ब्राह्मणों के द्वारा गैर ब्राह्मणों के शोषण का अंत हो गया। और यही मांग पेरियार कर रहे थे। पेरियार ने इसका समर्थन किया। पेरियार उस समय कांग्रेस में ही थे। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए ही विधानसभा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के सम्मेलन में वे इस मामले में प्रस्ताव पास कराने में असफल रहे, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था कांग्रेस में। एक छोटा सा शहर है जिसे हम लोग कोट्टायम कहते हैं, वो अभी केरल में, पहले तमिलनाडु का हिस्सा था। वो कोट्टायम में वाइकम ताल्लुक